नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। 27 सितंबर 1925 नागपुर में आरएसएस की स्थापना की गई थी। यह वो वक्त था जब भारत आजाद नहीं हुआ था। भारत की आजादी में आरएसएस के स्वयंसेवकों ने अपनी भागीदारी निभाई, देश की आजादी के लिए लड़े। देश में जब जब आपत्ति आई, देश के ऊपर जब जब देश के ऊपर विपत्ति आई, मुश्किल वक्त आया, आरएसएस हमेशा खड़ी रही। कभी किसी लड़ाई झगड़े में आरएसएस का नाम नहीं आया, कभी कोई दंगा आरएसएस ने नहीं भड़काया। लेकिन उसके बावजूद आप चाहे उत्तर प्रदेश की बात करिए, आप चाहे महाराष्ट्र की बात करिए, आप चाहे पश्चिम बंगाल की बात करिए, आप चाहे पंजाब की बात करिए, आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं। आरएसएस के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। और आलम यह हो गया है, क्योंकि मैं आपको आंकड़े बताऊंगा, आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। मैं आपको आंकड़े बताऊंगा कि आरएसएस किस तरीके से आरएसएस को निशाना बनाया गया, कब कब आरएसएस के साथ इस तरीके की गतिविधियां हुई। क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक आरएसएस पर अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और यह हालात तब हैं जब 1926 में आरएसएस बना और 1927 में तबलीगी जमात बना था। तबलीगी जमात पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदुस्तान में कोई सवाल नहीं खड़े करता है। जबकि कुछ देश ऐसे हैं, मुस्लिम देश, जिन्होंने तबलीगी जमात को आतंकी घोषित कर दिया, उस पर बैन लगा दिया है। भारत में तबलीगी जमात का मुख्यालय है दिल्ली में, लेकिन तबलीगी जमात के ऊपर कोई सवाल नहीं करता है, इनके लोगों के ऊपर कोई सवाल खड़े नहीं करता है। और आरएसएस के लोगों को आप जन किस किस तरीके से बातें सुनते हैं, आपने देखा होगा। मेरे साथ वेद शर्मा जी मौजूद है, बीजेपी प्रवक्ता, और लगातार अपनी इस मुद्दों पर जानकारी रखते हैं। वेद सर, आपने देखा इस वक्त पश्चिम बंगाल में आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर गोली चला दी गई। उससे पहले न जाने कितने आंकड़े हैं, मैं आपको ग्राफिक्स के माध्यम से सर समझाऊंगा। कैसे देखते हैं सर तबलीगी जमात? अभी एमपी में कितना बड़ा कार्यक्रम तबलीगी जमात वालों का चल रहा है, बहुत हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हैं, उनके ऊपर कोई सवाल नहीं खड़े करेगा। आरएसएस के लोग 10 इकट्ठे हो जाएं तो बोलेंगे कि ये बवंडर करने वाले। सर कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? हजारों की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में उपस्थित हैं, और उस राज्य में उपस्थित हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये नहीं कह रही है कि भैया तबलीगी वालों को हम कार्यक्रम नहीं करने देंगे, जो तबलीगियों में जाएगा उसको जो है उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। आप सोचिए, जो लोग संविधान की किताबें लिए घूमते हैं, हाँ, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं कि सऊदी में तबलीगी क्यों बैन है। मैं पूछना चाहता हूं कि रशिया समेत यूरोपियन देशों ने उनको चरमपंथी आतंकवादियों की सूची में क्यों रखा हुआ है। बिल्कुल। और उसके बावजूद ये तबलीगी जमात वाले भारत में, नेपाल में प्रति वर्ष इतना बड़ा कार्यक्रम करते हैं। अभी मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, जिस वर्ष ये देश कोरोना की मार झेल रहा था, बिल्कुल, उस वर्ष फरवरी के माह में 3 दिन का ऐसा ही एक बड़ा जलसा नेपाल के पूर्ववर्ती राज्य में किया गया, जहां पूरे विश्व में कोरोना की आहट की पदचाप लोग सुन रहे थे जी। उस नेपाल के सुनसरी जिले में लगभग 10 लाख तबलीगी लोग इकट्ठे हुए, जिस तबलीगी लोगों के आने की वजह से भारत और जो नेपाल के संवेदनशील बॉर्डर एरियाज हैं वो खोल दिए गए, और पता नहीं कितने लोग जो है उन बॉर्डरों के माध्यम से भारत के अंदर प्रवेश कर गए, जो बीसीओ राष्ट्रों से आए थे, जहां वहां की लोकल मीडिया, वहां के लोकल पुलिस प्रशासन, किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। और इनकी मोडस ऑपरेंडी कमोबेश यही है। अभी आप देखिए, मध्य प्रदेश में कार्यक्रम हो रहा है, आपने नहीं देखा होगा किसी मीडिया को जो है कवर करते हुए, किसी मीडिया के सेक्शन को इसके ऊपर बात करते हुए। आज आलम ये है कि यदि कोई संघ समर्थित व्यक्ति या कोई भाजपा का एक गली का कार्यकर्ता भी कुछ बोल देता है, तो इस देश का मेन स्ट्रीम मीडिया उसको बढ़ा चढ़ा के उसको कहता है कि जी उसने विवादित बयान दिया।
त्यागी जी, एक बात बताइए, मैं एक हिंदू हूं और हिंदू परिवार में पैदा होता हूं, और मैं ये कहूं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो अभी मैं किसी कार्यक्रम में जाके ये ऐसा भाषण दे दूं तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि इस देश के प्राइम टाइम चैनल वाले कहेंगे कि तथाकथित भाजपा नेता ने दिया विवादित बयान, बिल्कुल सही बात, कहा वैसा कहा। बिल्कुल सही अब बात। आप सोचिए, एक तरफ हम इस देश में जो है मेजॉरिटी होते हुए भी हम आइडेंटिटी क्राइसिस की स्थिति में पहुंच गए कि हम हिंदू हैं नहीं कह सकते। नहीं कह और सकते। एक व्यक्ति आप उससे पूछिए, अभी आप अगर आपके आपके कैमरामैन अगर तबलीगी जमात के कार्यक्रम में पहुंच पाए तो मैं अनुरोध करूंगा, एक बार उस तबलीगी जमात में आए हुए लाखों लोगों से आप पूछिएगा कि आपको जो है रोहिंग्यास की समस्याओं के बारे में पता है। वो पूरा आ से अहा तक A to Z पूरा बता देंगे भैया रोहिंग्यास पे कैसी कैसी एट्रोसिटीज हो रही हैं। वो बता देंगे बांग्लादेश के मुसलमानों को भारत में क्यों ले लेना चाहिए। वो बता देंगे आपको कि गजा में फिलिस्तीन में मुसलमानों के साथ जो है समस्याएं हो रही हैं तो उनका दिल जो है बिल्कुल रोने लगता है। बिल्कुल। परंतु यदि आप उनसे पूछेंगे कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जो है बहुत पढ़े लिखे डॉक्टर लोग पकड़े जा रहे हैं, इंजीनियर लोग देश भर के कोने कोने से पकड़े जा रहे हैं, जो है जिनके तार लाल किला बॉम्ब ब्लास्ट से जुड़ रहे हैं, वो कहेंगे जी हमें तो पता ही नहीं, हम तो न्यूज ही नहीं देखते। भगवान जाने एक संप्रदाय विशेष के लोग कौन सा न्यूज चैनल देखते हैं। और मतलब इन लोगों का दर्द भी बड़ा सिलेक्टिव हो गया साहब, बिल्कुल कि विश्व के किसी कोने में मुसलमान को पीचिश भर लग जाए तो ये पूरी की पूरी आजाद मैदान से लेकर आपका ये हमारा जहां हम दिल्ली में धरना प्रदर्शन होते हैं वहां सब अभी अभी 2-3 दिन जंतर पहले मंतर। मैंने देखा वहां जी। फिलिस्तीन के झंडे लेकर जंतर मंतर पे बड़े निब्बा निब्बी खड़े थे। उनसे पूछा गया कि भाई बांग्लादेश में हिंदूज के साथ एट्रोसिटीज हो रही है, आप क्यों नहीं बोलते, तो वो चुप हो गए। तो ये अति सेक्युलरिज्म का प्रभाव इस देश में है कि आज आरएसएस का एक कार्यकर्ता पंजाब के अंदर ब्रॉड डे लाइट में मार दिया जाता है और वहां की संवेदनहीन सरकार जो है उसके ऊपर लीपापोती में जुटी हुई है। केरला में यहाँ पर थोड़ा सा रोकना चाहता हूं, मैं बता देना चाहता हूं दर्शकों को ग्राफिक्स के माध्यम से कि कब कब आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर, यह कोई अब का मामला नहीं है, ये 1989 से मैं बताऊंगा और अब तक बताऊंगा। 25 जून 1989 पंजाब के मोगा में आरएसएस की शाखा पर हमला हुआ। आतंकियों ने संघ का झंडा झुकाने की मांग की, लेकिन स्वयं सेवकों ने ऐसा करने से इनकार किया। इसके बाद अंधाधुंध फायरिंग की गई, 25 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, 31 से ज्यादा घायल हुए। 8 अगस्त 1993 चेन्नई में आरएसएस मुख्यालय पर हमला किया गया। इसमें आरडीएक्स का इस्तेमाल करके 11 लोगों की जान चली गई। 2006 नागपुर अटैक, 2006 में नागपुर में आरएसएस मुख्यालय को निशाने बनाने की साजिश रची गई। यह साजिश लश्कर तैयबा के आतंकियों ने रची थी, जिसे नाकाम कर दिया गया था। 2017 से 2022 के बीच केरल में घटनाएं बढ़ी हैं। केरल के कन्नूर जिले में 2017 से 2022 के बीच स्वयंसेवक संघ के कार्यालयों पर बमबारी और आगजनी की घटनाएं बढ़ी हैं, उनको रोका जा रहा है। यूपी और एमपी में भी आरएसएस के दफ्तरों पर हमला हुआ है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में आरएसएस दफ्तर फिर आतंकवाद और अराजकता के निशाने पर आए हैं। अगस्त 2023 में यूपी के मेरठ और रायबरेली में हमले हुए। दिसंबर 2023 में मध्य प्रदेश के सीहोर में पथराव और तोड़फोड़ हुई। अब फरवरी 2024 में भिंड में आरएसएस के दफ्तर में ग्रेनेड मिला। 2025 में बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया था, यह आपको पता भी होगा। नवंबर 2025 गुजरात एटीएस ने लखनऊ और दिल्ली के आजादपुर मंडी स्थित आरएसएस कार्यालय पर हमले की आईएसआईएस की साजिश का पर्दाफाश किया था। 3 आतंकवादियों डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन सईद, आजाद सुलेमान शेख और मोहम्मद सुहेल को गिरफ्तार किया गया। इन्होंने सुनियोजित आतंकवादी हमले के तहत लखनऊ स्थित आरएसएस कार्यालय की रेकी की थी। तो सर ये लंबा लिस्ट है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। एक तरफ इस देश में एक नैरेटिव चलाया जाता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, और दूसरी तरफ जब इस देश में जैसे ही कोई आतंकी घटना होती है तो देश की पुलिस को, प्रशासन को, तमाम सुरक्षा एजेंसीज को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को, हमारे जितने भी
हिंदू धर्मावलंबियों के मंदिर हैं, उनके आस्था के केंद्र हैं, आरएसएस का मुख्यालय है, वहां पर हम लोगों को बढ़ानी पड़ती है। आप बताइए, इतने बिल्कुल सही सालों बात। में तमाम 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 आतंकवादी घटनाएं होती हैं, तमाम। आपने सुना कि किसी मस्जिद में ब्लास्ट हुआ या किसी उसमें ब्लास्ट हुआ? आपने कहीं नहीं सुना होगा। बिल्कुल सही बात है। फिर उसके बाद कवर फायर क्या किया जाता है कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, वो तो भटके हुए नौजवान है। अभी मैं कांग्रेस के एक नेता का कोई दलवाई साहब करके हैं, उनका बयान जो है ट्विटर पे बड़ा वायरल हो रहा है, वो सुन रहा था। वो बोले कि जी कश्मीर में जो वहां के लोगों के साथ जो है अत्याचार हुआ है, आप सोचिए, इसको अत्याचार कहते हैं। देश के बजट का 10% से अधिक एक राज्य दीमक की तरह चाट रहा है। आपके लोगों को, आप एक सामान्य परिवार से आते हैं, आपके लिए बासमती चावल एक लग्जरी हो सकती है, आपको हफ्ते में 10 दिन में खाने को नसीब होता होगा, परंतु सरकार वहां लोगों को मुफ्त में मुहैया करा रही है, और उसके बाद लोगों को लगता है कि वहां किसी के ऊपर एट्रोसिटीज हो रही है। कश्मीर से हिंदू जो है पलायन कर गए, अपनी अपनी बिजनेसेस, अपने घर, उनके सामने उनकी जिंदगियां तबाह हो गई। किसी एक कश्मीरी पंडित ने हथियार क्यों नहीं उठाया? क्यों उसने आतंकवाद का मार्ग नहीं अपनाया? क्योंकि जो सनातन हिंदू धर्म है वो पूरे विश्व को, वो कंस्ट्रक्टिव बात करता है, वो पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। वो कहता है सर्वे भवन्तु सुखेन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। एक तरफ ये विचारधारा है, दूसरी तरफ वो विचारधारा है जो दिन में 5 बार लाउड स्पीकर लगा के कहती है कि हमारे आराध्य को ना मानने वाले सब काफिर। तो भाई साहब, गाय काटने वाला और गाय को पूजने वाला एक साथ कैसे भाईचारे के साथ रह सकते हैं? एक साथ कैसे जो है सद्भाव के साथ रह सकते हैं? तो ये एक सामाजिक और जो आज जो एक संप्रदाय विशेष के अंदर कट्टरपंथ फैल रहा है, और कट्टरपंथ फैलाने वाला मात्र एक संगठन है जिसका नाम है तबलीगी जमात। आज जो लोग बात करते हैं कि जी जो है आरएसएस पर बैन लगा देना चाहिए, पीएफआई के ऊपर बैन की बात सुनते ही उनकी हलक में से आवाज सूख जाती है। ऐसे ऊपर बैन लगाने की बात सुनते ही उनकी हलक से जबान निकल जाती है। आप सोचिए, एक संस्था है जमाती उलेमाए हिंद, भारत में जितने मुसलमान आतंकवाद में पकड़े जाते हैं उनको वकील दिलाने का काम वो करता है, जमाती उलेमाए हिंद। अब आप सोचिए कि ऐसी संस्थाओं को ये कौन सा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है भाई? ऐसा कौन सा फ्रीडम ऑफ जो है लीगल एक्सपोजर है भाई, कि जो लोग सरेआम इस देश के अंदर आतंक फैला रहे हैं, जो लोग सरेआम इस देश में कट्टरपंथ फैला रहे हैं, उन लोगों को एक संस्था जो है सारी लीगल एड उपलब्ध कराता है। तो क्या आतंकवादी विचारधारा को पोसने वाले को आतंकवादी नहीं कहा जाएगा? बिल्कुल सही। देखिए, आज समय आ गया है, यू हैव टू कॉल स्पेड अ स्पेड। अगर आज आप फिर से दोबारा, जी नहीं हमें तो महात्मा गांधी ने पढ़ाया था, एक गाल में थप्पड़ मारो तो दूसरा आगे दो, भैया ये महात्मा गांधी के टाइम पे चलता होगा। आज ईंट का जवाब पत्थर से देने की आवश्यकता है। आज जो लोग भीड़ तंत्र के आगे इस देश के लोकतंत्र को हाईजैक करने का प्रयास कर रहे हैं, जो लोग इतने इंटॉलरेंट हैं कि वो जरा जरा सी बात पर जो है सरपंच से जुदा, धर्षण से जुदा के नारे लगा रहे हैं, उन लोगों को जब कानून का लठ दिखाई देता है तब तो वो संविधान की आड़ में छुपने का प्रयास करते हैं। और किसी की अभिव्यक्ति की आजादी, आपने देखा होगा तमाम मुल्ला मौलवी टीवी चैनलों पर बैठकर तमाम तकरीरें कर जाते हैं, तमाम बातें बोल जाते हैं, हमारे जो है आराध्य भगवान के बारे में तमाम बातें बोल जाते हैं, तमाम मशहूर पेंटर पेंटिंगें बना जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। उसके ऊपर तो बेचारा हिंदू जो है कुछ रिएक्ट भी नहीं कर पाता है। और जो उनकी किताबों में लिखा है, अगर वो कोई दोहरा मात्र दे तो उसके बाद सर तन से जुदा और धड़ सर से जुदा हो जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। तो ये देखिए सर, भीड़ के आड़ में देश को जो है देश के अंदर अस्थिरता फैलाने का जो काम हो रहा है, इसको रोकना पड़ेगा। बिल्कुल सर, ये सवाल उठना इसलिए लाजमी है क्योंकि एक पक्ष पर तो आप सवाल खड़े कर रहे हैं और दूसरे पक्ष पर के बारे में कोई बोल ही नहीं रहा है। तबलीग की जमात के बारे में कोई सवाल ही नहीं खड़े करता है, जबकि आरएसएस के ऊपर हमले भी हो रहे हैं, उनके स्वयंसेवकों को मारा भी जा रहा है, उनके आगजनी भी हो रही है, दफ्तरों पर तोड़फोड़ भी हो रही है। तो जाहिर तौर पर यह बहुत बड़ा सवाल है। हम दर्शकों से पूछना चाहते हैं, ये एक इकोसिस्टम है।
जी। मुंबई के शहर में किसी एक मुसलमान को कमरा किराए पे नहीं मिले तो वो इस देश का प्राइम टाइम का हेडलाइन बन जाता है। रवीश छाती पीटने लग जाता है, अजीत अंदुन जो है शीर्षासन करने लग जाता है। परंतु इस देश के अंदर जब बंगाल के अंदर चुनाव खत्म होता है, ममता बनर्जी की पार्टी जीतती है, मुस्लिम तुष्टीकरण की आड़ में जो है भाजपा समर्थित कैडर जो है, वहां के जो हिंदू लोग हैं उनके घर के अंदर घुसकर आग लगा दिया जाता है, एक बूढ़ी मां को मार दिया जाता है और तमाम बहनों के साथ जो है बलात्कार जैसी जघन्य घटनाएं होती हैं। उसके बाद जो है उसको जो है तमाम उनकी पार्टी के सांसद से लेकर उनके समर्थित पत्रकार जस्टिफाई करते हैं। आज देखिए आप बंगाल की बात करते हैं, आज बिहार के अंदर हम लोगों ने इतने बड़े मैंडेट के साथ चुनाव जीता। क्या आपने देखा कि कहीं पे किसी एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने या किसी भाजपा समर्थित समूह ने कहीं पे कोई इस प्रकार की कोई बदमाशी या किसी प्रकार का कोई जो है अपना शक्ति प्रदर्शन करने का काम किया? कितने हम्बल तरीके से जनता के मैंडेट को स्वीकार किया और जो है वहां पर अब नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाकर सरकार चलाने की बात चल रही है। एक तरफ संस्कारवान लोग हैं, एक तरफ जो देश के संविधान को मानते हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो खाली किताब जो फर्जी संविधान जिसके अंदर पन्ने में कुछ नहीं लिखा हुआ, वो जेल में किताब लेके घूमते हैं और उनसे आप पूछ लीजिए कि संविधान के अंदर कितनी धाराएं उनके मां बाप नहीं बता पाएंगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो दर्शकों से सवाल पूछते हैं कि आखिर आप लोगों का इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है? जिस तरीके से आरएसएस को निशाना बनाया जाता है, पश्चिम बंगाल में तो न जाने कितनी घटना ऐसी होती है जिनके बारे में पता भी नहीं चलता। तो कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या आपको भी लगता है कि वास्तव में आरएसएस को गलत तरीके से निशाना बनाना, उनके परिवार के लोगों पर हमला करना, यह गलत है? कमेंट करके बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक को शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।